जी हाँ, 1.5 साल पहले एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक 40 विधायकों ने की बगावत और बीजेपी के साथ मिलकर बना ली सरकार। अब बड़ा सवाल ये कि महाअयोग्यता पर फैसले का दिन है आज। शिंदे का क्या होगा भविष्य, ये सवाल हर किसी के जहन में है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुमित चौधरी मौजूद हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए दरअसल आज बहुत बड़ा दिन है। सीएम एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर उन्हें कुर्सी छोड़नी होगी। शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों का क्या होगा? विधानसभा स्पीकर के फैसले पर आज पूरे देश की नजर रहेगी। उद्धव गुट शिंदे और बीजेपी की मिली जुली सरकार पर बीते करीब 2 साल से सवाल उठा रहा है। उद्धव ठाकरे शिंदे की बगावत कर सरकार बनाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लेकर स्पीकर तक चल रही है। अब बड़ा सवाल ये कि आज स्पीकर का फैसला क्या होने वाला है। क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे या सरकार गिर जाएगी, ये बड़ा सवाल है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर बड़ी खबर आ रही है। सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों पर आज फैसला आएगा। 16 विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर अपना आज फैसला सुनाएंगे। उद्धव गुट से बगावत करने वाले विधायकों पर आज ये फैसला सुनाया जाएगा। तो देखिए, शिंदे गुट अयोग्य साबित हुआ तो क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? ये है बड़ा सवाल। आइए कुछ अहम बातों को आपके सामने सबसे पहले रख देते हैं। शिंदे गुट अगर अयोग्य साबित होता है तो एकनाथ शिंदे पर अपने पद से इस्तीफे का दबाव बढ़ेगा, उन पर प्रेशर बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मौजूदा शिंदे सरकार पर संकट के बादल छा जाएंगे। सुमित, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि अजीत गुट बीजेपी से मिलकर सरकार के लिए पर्याप्त नंबर हैं, बचा सकते हैं सरकार। और यह भी बात है कि सीएम बदल सकता है लेकिन एनडीए सरकार बनी रहेगी, यह भी एक बड़ा रिलीफ है। बिल्कुल, और इस बात का जिक्र बार बार फडणवीस की तरफ से किया भी जा रहा है। शिंदे सीएम बने रहेंगे, इसके भी आसार हैं। ये कहा जा रहा है सरकार बनी रहेगी। अब एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाती है या फिर उनकी जगह कोई और आता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी 16 एमएलए बने रहेंगे। शिंदे गुट अगर योग्य साबित हुआ तो उस सूरत हाल में क्या होगा यह हम आपको बता रहे हैं। तब तो कुर्सी भी नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है। बाकी 24 एमएलए भी बने रहेंगे अगर शिंदे गुट योग्य साबित होता है तो। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले वो आपको बता दें, 16 विधायकों पर दिए जाने वाले फैसले पर स्पीकर राहुल नार्वेकर का बयान। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। पूरे मामले की सुनवाई हो चुकी है। देश के लिए उदाहरण पेश करने वाला फैसला होगा ये कहा है राहुल नार्वेकर ने, स्पीकर ने, जिनके फैसले का आज हर किसी को इंतजार है। अपात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। नहीं, 10th शेड्यूल में जो प्रोविजंस है जिनका इंटरप्रिटेशन आज तक कुछ प्रोविजंस का हुआ नहीं है, कोई ऐसे विशेष घटनाएं हुई है जिसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किसी केस में हुआ नहीं है, वैसे इंटरप्रिटेशन इस केस में करने की ज़रूरत थी। और इस केस में उस प्रकार से उचित सभी कानून के प्राविधानों का विचार करके उचित निर्णय लिया जाने वाला है, जो निश्चित रूप से एक उदाहरणात्मक निर्णय इस राष्ट्र के लिए 10th शेड्यूल के मामले में रहेगा। राहुल नार्वेकर को आप सुन रहे थे, विधानसभा में स्पीकर हैं। लेकिन राहुल नार्वेकर है कौन, ये भी आपको बताते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे युवा स्पीकर हैं, पहली बार विधानसभा से चुनकर आए और स्पीकर बन गए। और मुंबई के कोलाबा से बीजेपी के विधायक हैं। 2019 में बीजेपी में शामिल भी हुए थे। एनसीपी से विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। 2014 में एनसीपी से लोकसभा चुनाव लड़ गए थे। यानी अब हम आपको बता रहे हैं आखिरकार राहुल नार्वेकर कौन है। 15 साल तक उद्धव गुट के साथ शिवसेना में भी रह चुके हैं। लंबा एक्सपीरियंस है, पेशे से वकील है और कानून के अच्छे जानकार भी बताए जाते हैं। और स्पीकर आपको हम बता रहे थे किस तरीके से पहली बार चुनाव लड़े और उसके बाद दोबारा पहली बार में ही स्पीकर बन गए।
और बागी विधायकों पर फैसले से पहले संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं? सीएम शिंदे गैर कानूनी तरीके से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, हमारे हिसाब से सीएम अपराधी हैं, ये कह दिया संजय राउत ने। महाराष्ट्र में आज 4 बजे मैच फिक्सिंग होने जा रही है, तो आने वाले वक्त में क्या फैसला लिया जा सकता है? स्पीकर की तरफ से इसको लेकर बड़ा संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं संजय राउत, सुनिए। जुगाड़ और जुगाड़ शुरू हुआ है तब से मैच फिक्सिंग ये शब्द हमें बार बार कान पे आता है। अरे भाई मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग है। इस प्रकार की मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र में होने जा रही है आज 4 बजे। मैं इसलिए कहता हूँ, विधानसभा का जो हमारा स्पीकर या अध्यक्ष है मिस्टर नार्वेकर, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने ट्राइब्यूनल का दर्जा दिया है कि आप निर्णय लीजिए, आप न्याय कीजिए इस बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। और हमारा जो कहना है, इस राज्य के मुख्यमंत्री गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर बैठे हैं, वो हमारे हिसाब से एक अपराधी है, आरोपी है। अगर न्यायमूर्ति, न्यायालय, ट्राइब्यूनल जाकर बंद कमरे में मुख्यमंत्री यानी आरोपी के घर में जाकर 2 घंटा बैठता है बार बार, तो आप क्या समझोगे? तो देखिए, संजय राउत की तरफ से एक बड़ी आशंका जताई जा रही है। सुमित, 4 बजे जो फैसला होने वाला है उसे लेकर वो अभी से कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि अगर फैसला शिंदे के खिलाफ गया और शिंदे को इस्तीफा देना पड़ा, तो भी कैसे एनडीए की सरकार बनी रह सकती है। एकनाथ शिंदे गए तो भी कैसे बचेगी सरकार। विधानसभा की इस वक्त कुल जो मौजूदा संख्या है वो 288 होती है, लेकिन मौजूदा स्थिति के हिसाब से 284 विधायक हैं। बहुमत के लिए जरूरी कितने हैं? 284 में से 143। अब देखिए आंकड़े क्या गवाही देते हैं। बीजेपी के पास 105 है, अजीत पवार गुट को अगर उसमें शामिल कर दिया जाए तो 40 और निर्दलीय 5 से ज्यादा, यानी ये कुल आंकड़ा तो 150 तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, मतलब एनडीए सरकार बनी रहेगी। बिल्कुल समीर, तभी तो कहा जा रहा है इतने कॉन्फिडेंस के साथ, देखिए कि सरकार एनडीए की ही रहेगी, सरकार बची रहेगी, भले ही सीएम पर या कोई स्पीकर का फैसला कुछ भी आए। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। किशोर तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। अरुण सावंत हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। अलग अलग गुट बताने पड़ रहे हैं। अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे और जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, संविधान विशेषज्ञ हैं। राजीव मेरे सहयोगी मुंबई से मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, संजय राउत को अभी हम सुन रहे थे, आप लोग क्या ये मानकर बैठे हैं कि फैसला आपके खिलाफ आ रहा है? संजय राउत कह रहे हैं मैच फिक्सिंग हो चुकी है। किशोर तिवारी जी, आवाज मिल रही है आपको? अभी मिल रही है। क्या पूछा आपने, मुझे बताइए। मैंने ये पूछा कि संजय राउत को अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग हो चुकी है, तो क्या आप लोग ये मानकर चल रहे हैं कि फैसला आपके खिलाफ आ रहा है? नहीं, राहुल नार्वेकर का इनका पॉलिटिकल करियर भी आप देखते हैं, और मुझे बताइए 2 महीने में जो निर्णय आने का था उसको 2 साल लगा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह लोकतंत्र के खिलाफ ही जाएगा। अब वो 10th शेड्यूल के इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना होने वाली है। अगर आप घटना बाह्य सरकार 2 साल चलने देते हैं, तो वही राहुल नार्वेकर अपनी संवैधानिक जवाबदारी से चूक गए हैं। मैं नहीं आशावादी हूँ। मुझे लगता है राहुल नार्वेकर यह बीजेपी के पेरोल पर ही चल रहे हैं, और उन्होंने अपनी जवाबदारी से हटकर वो कि हम कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यह निर्णय मैच फिक्सिंग का रहने वाला है। ठीक है, अरुण सावंत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सावंत साहब, मैच फिक्सिंग हो गई है, सीधा आरोप उद्धव गुट की तरफ से लगाया जा रहा है। राहुल नार्वेकर वही करेंगे जो उन्हें बताया गया है, सीधा कहा जा रहा है अब तो। देखिए, कभी कभी
ये जो शिवसेना के नेता लोग होते जी। और प्रवक्ता होते, और जब उनके साइड से कोई भी निकाल लगता है तो उन्हें कानून पर विश्वास होता है, और जब उनको ये पहले से ही मालूम पड़ता है कि हमने गलत काम किया है, निर्णय जो हमारे खिलाफ जाने वाला है, तो तुरंत वो जो भी जज होते हैं उनके ऊपर आरोप करना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे कि संजय राउत एक बड़बोले प्रवक्ता है, हर बार आए दिन नया बयानबाजी करना उनका शौक है, उनका धंधा बन गया है। किसी भी तरह टीवी चैनलों के ऊपर छाए रहना यही उनका काम रहता है और कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने आज मैच फिक्सिंग की बात की है। अभी मैच फिक्सिंग हुई है नहीं हुई, ये बिल्कुल बिल्कुल, आपके ऑडियो में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर भी बता दें कि उद्धव ठाकरे ने स्पीकर और सीएम की मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। स्पीकर और सीएम की मिलीभगत की आशंकाएं हैं। उद्धव गुट की तरफ से कहा गया, उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया, आमतौर पर स्पीकर सीएम से मिलने नहीं जाते, उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया। और इस पर हमारे सहयोगी हमारे साथ राजीव भी जुड़ गए। राजीव कर हमें आशंका है कि सिर्फ स्पीकर और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी, और वैसे भी अगर मीटिंग करनी हो तो कभी, मैं भी मुख्यमंत्री था, कभी स्पीकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है, स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है, और सिर्फ मिलीभगत कोई व्यक्तिगत रूप में ये केस नहीं है, देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है, या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अर्थ भी निकाला जा सकता है। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि आज और कल ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है, और जिसमें दो बार वो मिले, एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो, और मैं आपके माध्यम से जो जनता की अदालत है, क्योंकि जनता सर्वश्रेष्ठ होती है और उसीलिए हम लड़ रहे हैं, जनता का अधिकार अगर कोई छीनता है तो हम तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस बड़े फैसले से पहले स्पीकर और मुख्यमंत्री की मुलाकातों को लेकर सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं। यह भी तो कहा जा सकता है। इस बीच दल बदल कानून का जिक्र जरूरी है, क्योंकि दल बदल कानून क्या है यह आप समझ लीजिए, क्योंकि आज जो फैसला आएगा वो इसी के मद्देनजर आने वाला है। पार्टी में टूट रोकने के लिए यह कानून बनाया गया ताकि नेताओं की दल बदली जो है उसके किस्से ज्यादा सामने ना आए। 1985 में 52वें संविधान संशोधन से यह अमल में आया दल बदल कानून। यहां सरकारों में स्थिरता लाने के लिए समीर इस कानून को लाया गया था कि ताकि सरकारें जल्दी न जाए। पहले 1/3 सदस्यों के फैसले को विलय माना जाता था। 2003 में 91वें संविधान संशोधन में जरिए से बदलाव किया गया। जी और बदलाव क्या किया गया? पहले 1/3 मेजॉरिटी चाहिए होती थी, अब 2/3 मेजॉरिटी कर दी गई विलय के लिए। यानी आप अगर अपनी पार्टी तोड़कर किसी में विलय कर रहे हैं तो उसके लिए 2/3 सदस्यों का होना आवश्यक है आपके पाले में। पार्टी छोड़ने या बदलने पर स्पीकर और सभापति को फैसले का अधिकार है। यहां पर स्पीकर की भूमिका देखिए बहुत बढ़ जाती है और यही वजह है कि आज राहुल नार्वेकर पर सबकी नजरें हैं। सुमित, बिल्कुल 4 बजे वो फैसला आना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव भी जुड़ गए। राजीव देखिए 4 बजे सबकी निगाहें हैं उस फैसले पर, लेकिन अगर अयोग्य घोषित भी हो गए, अगर वो फैसला उनके फेवर में भी नहीं रहा शिंदे गुट के, तो क्या शिंदे की कुर्सी बची रहेगी? क्या सरकार गिरेगी? क्या इसके समीकरण बैठ रहे हैं आप वहां जो देख पा रहे हैं? देखिए एक बात तो साफ है सुमित की सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अजीत पवार जिस तरह से एनसीपी को तोड़कर बीजेपी के साथ आए और सरकार में शामिल हुए, तो आंकड़े तो सरकार के पक्ष में है, इसलिए सरकार को कोई खतरा नहीं। रही बात एकनाथ शिंदे सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि एक ऐसा मैसेज जाए जहां पर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बातें हों। इसलिए अगर एक ये जो 16 विधायक है
जिनके व्हिप को लेकर सबसे पहले अनिल परब ने दावा किया था कि व्हिप जारी करने के बावजूद ये लोग मीटिंग में नहीं शामिल हुए थे। इनको 16 विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए, जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। तो एकनाथ शिंदे उसके बावजूद 3 महीने तक सीएम रह सकते हैं, साथ ही साथ एमएलसी बनाकर भी उनको सीएम रखा जा सकता है। लेकिन यहां पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे या संजय राउत बयान दे रहे हैं, उसके पीछे 2 मुख्य कारण है। एक तो उन्हें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय आया है वो उनके खिलाफ है, पार्टी का नाम और ठीक है राजीव, इसी पर क्योंकि ये सवाल हर किसी के जहन में है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाएगी या बचेगी अगर फैसला उनके हक में नहीं आता है। तो हमारे साथ इस वक्त जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब जुड़ रहे हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर जो फैसला आता है वो शिंदे गुट के हक में नहीं रहता है, तो एक विधायक एकनाथ शिंदे भी हैं, अगर उनकी सदस्यता भी जाती है तो क्या वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं? नहीं, अगर उनकी सदस्यता चली जाती है तो मुख्यमंत्री पद पर वो नहीं रह सकते, लेकिन ये कि टोटल स्ट्रेंथ जो बीजेपी की है वो बरकरार है, इसलिए गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं। और इनका जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन का है तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोविजन है, जो प्रोसेस दी हुई है, उसके हिसाब से ये है कि 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी इज डिवाइडेड। नहीं सर, एकनाथ शिंदे की मान लीजिए सदस्यता चली गई, 16 विधायकों की मान लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए कि सदस्यता चली गई, तो एकनाथ शिंदे के पास कुर्सी पर बने रहने का विकल्प है या नहीं? क्योंकि विधान परिषद वाला रास्ता भी तो खुला है उनके लिए। ना, बिल्कुल नहीं है। अगर इनकी सदस्यता चली जाएगी तो ही नो मोर, ही कांट, हाँ वो नहीं रह सकते उसके बाद, क्योंकि अगर डिस्क्वालिफाइड अगर हैं तो ही इज लायबल टू बी, तो ही कांट रिटेन दैट, मतलब उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? सीट आल्सो। तो सर ऐसे में सरकार को चलाने के लिए क्या डिप्टी सीएम सारी चीजें देख सकते हैं कुछ टाइम बीइंग के लिए, या फिर उसके बाद सीएम के आ जाने के बाद वो सीएम रहेंगे? क्या ऐसा कोई प्रोविजन है, ऐसा कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं इसमें? नहीं, प्रोविजन तो ना ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। द मोमेंट अगर चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया तो चीफ मिनिस्टर पूरी कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगी, फ्रेश कैबिनेट बनेगी, और जब तक नहीं होगी तब तक गवर्नर रूल रहेगा, और वो अपने आके दोबारा जब कैबिनेट फॉर्म होगी तब चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो भी कुछ होगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े हैं जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब, यहाँ पर जो आंकड़े हैं, मान लीजिए कि अगर ये 16 की सदस्यता जाती है, वो अयोग्य ठहराए जाते हैं, और 24 पर वो नजीर भी लागू होती है, तो 40 भी अगर हम कम कर दें तो भी सरकार तो नहीं गिर रही नंबर के हिसाब से। हाँ, नहीं, इसीलिए कह रहे हैं सरकार नहीं गिर गई, तो सरकार का मतलब ये है कि अगर शिंदे कर देता है तो शिंदे चीफ मिनिस्टर, द मोमेंट चीफ मिनिस्टर इज डिस्क्वालिफाइड he will have to resign। अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है, ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जिससे कोई प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं है तो उसकी जगह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर काम करे, वो तो डेथ और उसके वैकेंसी होता है। जहाँ डिस्क्वालिफिकेशन मैटर हो वहाँ तो पूरी मतलब गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। फ्रेश गवर्नमेंट हैज टू बी फॉर्म, उसके बाद एक नया लीडर बनाएंगे पार्टी का, और नया लीडर अपने हिसाब से वो करेगा कैबिनेट, और नया लीडर अपना वो करेगा। लेकिन मतलब मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनको अयोग्य ठहराए जाने के बाद इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से, फिर विधायक दल की मीटिंग होगी, फिर उसमें नया लीडर चुना जाएगा, फिर मुख्यमंत्री बनेगा, ये प्रोसेस है। नहीं, इस्तीफा तो ऑटोमेटिकली, हाँ, तो वो तो डिस्क्वालिफाइड तो अपने आप हो जाएंगे। डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे तो मतलब समझिए ही लूजेज हिज सीट, द मोमेंट ही लूजेज हिज सीट तो इस्तीफे की भी जरूरत नहीं, ही इज आउट। जस्टिस खान हमारे साथ हमारे अशोक जी भी जुड़ गए, अशोक जी का भी रुख कर लेते हैं। अशोक जी, देखिए, वैसे तो आप महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से या फिर खासतौर पर शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएम वही रहेंगे, क्या कुछ आप देखते हैं, क्या कैसे वो बयान दे रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती है, और नई चीज़ें हो जाए, इसके लिए परंपराएं पुरानी टूट जाए, इसके लिए महाराष्ट्र की पर्टिकुलरली ये विधानसभा महाविकास आघाड़ी से लेके इस सरकार तक कई परंपराएं टूटी है, कई नई परंपराएं स्थापित हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई चीज़ों पे ऑब्जेक्शन भी लिया है, लेकिन फिर सरकार बनी रही है। सपोज यदि ये डिस्क्वालीफाई होता है, एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बिल्कुल सही है, यदि मुख्यमंत्री डिस्क्वालीफाई होता है तो कैबिनेट जाएगी, तो तुरंत उसके बाद हो
सकता है कि कुछ घंटे के लिए गवर्नर रूल लग जाए और उसके बाद नए लीडर को अब चुनने का प्रोसेस चालू हो जाए। और नया लीडर एकनाथ शिंदे क्यों नहीं हो सकता? डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब सज़ा नहीं है कि जो 8 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आप एक ऑर्डिनरी, आप मेंबर नहीं रहे एमएलए, लेकिन आप एमएलए नहीं है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा में चुनाव जीत के आ सकते हैं, या विधान परिषद का रास्ता है। 6 महीने में तो लोकसभा के भी चुनाव आएंगे, 6 महीने में विधानसभा साथ में कर सकते हैं। कई ऑप्शंस खुले हैं, कई ऑप्शंस खुले हैं। नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस आज जब मीडिया के सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई फैसला अगर हमारे पक्ष में आए तो भी, खिलाफ आए तो भी, सरकार पर कोई खतरा नहीं है, सरकार नहीं जाने वाली, तो इसका क्या मतलब? नहीं, सरकार तो जाएगी नहीं, सरकार तो जाएगी नहीं। देखिए, सरकार के पास मैंडेट है। यदि गवर्नर रूल लागू हो जाता है, मुख्यमंत्री चला गया, गवर्नर रूल लागू हो गया, उसके बाद यदि उन्होंने कहा कि भाई नई सरकार बनाने के लिए वो बीजेपी को इनवाइट करेंगे, 106 मेंबर है उनके, सबसे बड़ा दल है। जब बीजेपी जाएगी और साथ में बाकी लोग यदि समर्थन देते हैं तो सरकार, देखिए आंकड़े के हिसाब से सरकार जाएगी नहीं। सरकार अल्पमत में नहीं आती 16 मेंबर डिस्क्वालीफाई होने से। बिल्कुल। लेकिन ये बात जरूर है, किरकिरी जरूर हो जाएगी कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, ये सरकार गलत थी। ये परसेप्शन अब विरोधी पार्टियां कैसा ले जाते हैं पब्लिक के बीच में, वो अलग बात है। लेकिन हम भी कह रहे हैं पहले दिन से कि सरकार को कोई धोखा नहीं है, सरकार बनी रहेगी, क्योंकि अजित पवार के आने के बाद वो आंकड़ा बहुत जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया है। बिल्कुल 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 अशोक सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अगर सरकार बच भी जाए तो लेकिन इमेज को जरूर नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है कि स्पीकर के फैसले से पहले सीएम शिंदे ने बुलाई है बैठक। शिंदे ने विधायकों की एक बैठक बुलाई है, आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। यानी 4 बजे जो फैसला आएगा उससे पहले एक बड़ी बैठक बुलाई गई है विधायकों की शिंदे गुट ने, और इसमें सभी रणनीतियों पर, सभी बातों पर चर्चा की जा रही है। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, सरकार की स्थिरता को लेकर उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार स्थिर है और रहेगी, स्पीकर से कानून के मुताबिक फैसले की उम्मीद है, ये कहा है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। मला एवढीच अपेक्षा आहे की योग्य कायदेशीर अशा प्रकारचा निर्णय माननीय अध्यक्ष देतील। आमच्या शिवसेनेची बाजू ही अत्यंत भक्कम आहे, अतिशय कायदेशीर अशा प्रकारचं सरकार आम्ही तयार केलं आहे। त्यामुळे आम्हाला पूर्ण अपेक्षा आहे की माननीय अध्यक्षांच्या निकालातनं आम्हाला न्याय मिळेल आणि सरकार कालही स्थिर होतं, उद्याही स्थिरच राहील। और शिंदे गुट से इस वक्त अरुण सावंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सावंत साहब, आपके पुराने नेता उद्धव ठाकरे जो कह रहे थे, आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि भाई बार बार स्पीकर जो हैं वो मुलाकात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री से। ये हो क्या रहा है? साजिशें रची जा रही हैं क्या मिलकर? एक बार नहीं 2-2 बार मिलने वो पहुंच गए, ऐसा तो होता नहीं था अब तक, ये परंपरा रही नहीं है। देखिए, किसी भी प्रकार की साजिश इस महाराष्ट्र में हमारी ओर से बिल्कुल नहीं हो रही है। रही दूसरी बात, जो स्पीकर है वो एक आमदार भी है, और अभी तो कोई विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री वहां पर जाकर उनको मिले। जब भी किसी आमदार को मिलना होता है तो वो आमदार आकर मुख्यमंत्री जी को मिलते हैं, और बार बार तो कोई मुख्यमंत्री किसी आमदार के घर पे तो जाके नहीं मिल सकते हैं। तो इसीलिए किसी कारणवश उनकी विधानसभा के जो कामकाज थे उसको लेकर स्पीकर राहुल नार्वेकर जी अगर मुख्यमंत्री साहब के पास मिलने जाते हैं तो उसमें गैर कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि स्पीकर जो होता है वो किसी भी हालत में मुख्यमंत्री के घर पर या उसके दफ्तर में जाकर मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कुछ काम निकले, बार बार अगर विधानसभा अध्यक्ष को कोई काम निकलते तो क्या बार बार वो मुख्यमंत्री को अपने घर में बुलाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। तो यही वो कारण था जिसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे कि ये जाकर वहां मिले और उन्होंने कुछ सांठगांठ की और निर्णय ऐसा ऐसा आ जाएगा। हमारा साफ साफ ये कहना है आपके चैनल के मार्फत महाराष्ट्र के और देश की जनता को कि जो भी निर्णय आएगा हमारी सरकार को, हमारे पार्टी को, देखिए जो भी निर्णय आएगा लगातार सभी को स्वीकार होगा, ये सभी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दर्शकों को बता दें कि उद्धव गुट के आरोपों पर बोले हैं स्पीकर राहुल नार्वेकर। ऐसे आरोप सिर्फ दबाव डालने के लिए
किए जा रहे हैं। विधायक होने के नाते सीएम से मुलाकात की थी, ये स्पीकर की तरफ से कहा गया है। दरअसल उद्धव गुट की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि मुलाकात को लेकर अब उस पर राहुल नार्वेकर ने स्पष्टीकरण दिया है। मैंने आपको बताया है, जो व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसे विधानसभा अध्यक्ष का रोल क्या रहता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या रहती है, उनको क्या क्या काम करना पड़ता है। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की महीने 15 दिन में मुलाकात होती है, बोर्ड के विषय रहते हैं, इसके बारे में मालूमात शायद उनको होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे तो शायद उन्हें ज़्यादा इस विषय की मालूमात लेने का वक्त नहीं मिला होगा। तो इसके बारे में और क्या कह सकता हूं मैं। वानखेड़े जी, इन आरोपों को और जो सफाई अब सामने आ रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि भाई ऐसा होता नहीं था कभी, अगर मुख्यमंत्री को स्पीकर से मिलना है तो स्पीकर बुला लेते थे क्या ये, लेकिन अब तो स्पीकर जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने। नहीं, देखिए ये बात बहुत ही मतलब हास्यास्पद है कि स्पीकर महोदय को अपने विधानसभा के कार्य करवाने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ता है। मैंने अभी तक बिरला जी को, लोकसभा स्पीकर को, कभी प्रधानमंत्री जी के घर जाके अपने कार्य क्षेत्र के लिए, कि या सुमित्रा महाजन भी थी, उनको भी इंदौर के लिए कभी प्रधानमंत्री के पास जाके, क्योंकि स्पीकर एक ऐसा पद है, किसी भी मंत्रालय में फ़ोन भी करे, सेक्रेटरी को भी फ़ोन करे, मंत्री को भी फ़ोन करे, तो उनके काम रुकते नहीं। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण बात नैतिकता का है। अभी स्पीकर जब इस योग्यता अयोग्यता के फैसले के चेयर पे बैठे हैं तो वो क्वासी जुडिशियल ऑफिसर है, क्योंकि अभी वो स्पीकर नहीं है, वो एक जुडिशियल अथॉरिटी के साथ है। क्वासी जुडिशियल बॉडी बनती है। एज सुन एज द स्पीकर गेट्स, स्पीकर को जब भी ये निर्णय करने की जिम्मेदारी मिलती है तो वो स्पीकर कम और क्वासी जुडिशियल अधिकारी बनते हैं। और हमारे यहाँ जुडिशियली में यदि कोई भी पार्टी हो, दोनों पार्टियों में से, जज उसको मिलने से मना करता है। ये है, यदि जज का कोई भी लाइनेज भी है या जज का कोई संबंध भी है तो जज बोल देते हैं कि भाई इस पार्टी से पुराने मेरे संबंध रहे हैं, यदि आपको ऑब्जेक्शन है तो मैं इसमें जजमेंट नहीं दूंगा, मैं हट जाऊंगा। ये हमारे यहाँ परंपरा रही है जुडिशरी की। यही परंपरा यदि रखते, क्योंकि नार्वेकर साहब एक अच्छे वकील है, नामी वकील है, वो जुडिशरी की परंपरा जानते हैं, इसीलिए स्पीकर का काम नहीं है। जब ये निर्णय चल रहा है और अब 2-4 दिन का ही टाइम था, 10 तारीख था, विधानसभा के ऐसे कोई काम नहीं है कि जो 10 दिन तक भी नहीं रुक सकते, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए उनको अवॉइड कर देना चाहिए। इलीगल कुछ नहीं है, गैर कानूनी कुछ नहीं है, लेकिन नैतिकता के पैमाने पे कहीं ना कहीं ये गड़बड़ दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तिवारी सर भी, तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तिवारी जी, देखिए जिस तरीके से अशोक जी बता रहे थे कि देखिए नैतिकता के मापदंडों पर सवाल खड़े होने लाजमी है, खासतौर पर वो खुद कानून के जानकार है, वकील है, तो ऐसे में उनकी ये मुलाकात कहीं लहजों में ठीक नहीं थी। तिवारी जी। अरे भाई, अशोक जी मेरे बहुत करीबी दोस्त है। नैतिकता कहाँ होगी जब सरकार ही गिरा दी गई, तो यह सब कुछ क्या नैतिकता के सहारे हुआ। और दूसरी बात उसने बहुत अच्छी की कि स्पीकर यह कभी सीएम के पास जाते नहीं। अभी मैं आपको जो क्वालिफिकेशन था, वो क्वालिफिकेशन ही इस वजह से था कि उन्होंने इतनी पार्टियां बदली और इतनी वफादारी बदली है, कर ही उनको यहाँ पर रखा गया है। मैं भी बताता हूँ कि हमें न्याय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि 2 साल, देखो अशोक जी 2 साल तो लगा दिए इसने, जबकि 2 महीने में लगना था। और चंद्रचूड़ साहब का इंटरवेंशन मस्त है। ये अब कह रहे कि 10th शेड्यूल का हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो ये कैसा इंटरप्रिटेशन होने वाला है? ठीक है, ये बात आप समझ, इंटरप्रिटेशन होने वाला है, ये आप कह रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये हम सब बात कर रहे थे कि भाई स्पीकर इस वक्त जज की भूमिका में, उन्हें फैसला लेना है। एक जज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, कैसे आप देखते हैं ऐसे वक्त में जब आज ही शाम 4 बजे बड़ा फैसला आना है, स्पीकर को यह फैसला लेना है, स्पीकर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री से मिलने और इस मुलाकात पर सवाल उठाए जाते हैं, संविधान के नुक्ते नजर से, कानून के नुक्ते नजर से अगर इस मुलाकात को हम देखें तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि ट्रेडिशंस और मॉरलिटी लॉ के साथ साथ चलती है। हालांकि कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, लॉ का स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि रूल ऑफ लॉ और इक्विटी और मॉरलिटी के हिसाब से उनको काम करना चाहिए। ही इज लाइक ए जज
स्पीकर की जो पोजीशन होती है बिल्कुल जज की तरह होती है, और जज किसी, आपने कभी देखा है किसी जज को किसी पार्टी को उसके घर जाते हो या, और इसकी पोजीशन इतनी इम्प्रूव है कि चीफ मिनिस्टर जाता है, इवन प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं जाते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर के यहाँ नहीं जाता कभी स्पीकर लोकसभा का जी। इसलिए मोरालिटी और रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि आपको वही काम करना चाहिए जो जज करता है, और जज, चूंकि आप जज हैं और आपको एडजस्ट करना है और शाम 4 बजे तक जजमेंट देना है, तो आपको जजमेंट से पहले कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उंगली उठे। अब बहरहाल बाकी बात तो आदमी की अपनी मोरालिटी और उस पर डिपेंड करती है, लेकिन ये ब्रीच ऑफ मोरालिटी है, क्योंकि अगर ऐसा आदमी करता है तो दूसरों पे गलत इंप्रेशन पड़ता है, और इसके लिए वो एक पॉइंट बन सकता है जब सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे कि साहब ये तो ऑलरेडी ये हरकत कर चुके हैं। यानी जस्टिस खान की जब भी अगर 16 विधायक या फिर बाकी लोग जब भी ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज होगा तो मोरालिटी पर, एथिक्स पर जरूर स्पीकर के सवाल खड़े होंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि स्पीकर के फैसले से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। राज ठाकरे से मिले हैं मंत्री दीपक केसरकर, और हमें आज न्याय की उम्मीद है, ये केसरकर की तरफ से कहा गया। सरकार को कोई खतरा नहीं है। और हमारे साथ इस वक्त सावंत साहब भी मौजूद हैं। सावंत साहब, क्या लगता है इस मुलाकात की वजह क्या हो सकती है? और राज ठाकरे से मिलने पहुंचे हैं, कह रहे हैं सरकार को कोई खतरा नहीं। देखिए, ऐसी मुलाकातें क्या सिर्फ आज हो रही है, ऐसा नहीं है। पिछले कई महीनों से राज ठाकरे जी हमारे मुख्यमंत्री जी को मिलने आ रहे हैं। हमारे कई मंत्री राज ठाकरे जी के पास जाकर उनको मिले हैं, कई कारणों की वजह से, कई आंदोलनों की वजह से। तो उसी में से ये एक भेंट हो सकती है। आप उसे गलत नजर से क्यों देख रहे हो? हर कोई अविश्वास की नजरों से क्यों सवाल उठा रहा है? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। आज उद्धव ठाकरे देखिए, शिवसेना के उबाटा के नेता देखिए, आप सब लोग देखिए, एक प्रकार का आप एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि कोई षड्यंत्र इस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और स्पीकर की तरफ से बन रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक लोगों को भ्रमित करने की कोशिश चल रही, क्योंकि उन्हें अपनी हार अभी उन्होंने मान ली है, और उसी हिसाब से उनका प्रवक्ता भी बोल रहा है, और उसी प्रकार से उनके पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं और नेता लोग भी बोल रहे हैं। यही इस वक्त मैं आपको कहूंगा। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी, अरे सावंत साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, जज साहब बोल रहे हैं और पत्रकार बोल रहे हैं। एक अशोक जी, आप इन मुलाकातों पर कुछ कहना चाहेंगे? सावंत साहब, लगातार मुलाकातें हो रही हैं। एक सेकंड। राज ठाकरे से मुलाकात का मैं कोई ऑब्जेक्शन, मुझे कोई बुरा नहीं, यानी ऐसा नहीं लगता गलत हो रहा है। हाँ। वैसा भी राज ठाकरे का एक एमएलए है, वो एक एमएलए कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है कि जो एक ओर से सरकार गिर रही और बचाने के लिए है। वो उनकी मुलाकातें होती है। सावंत साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सावंत साहब ने उस मुलाकात को स्पीकर मुलाकात के साथ भी जोड़ के कहा कि हम पत्रकार क्यों अविश्वास का प्रस्ताव बनाए, ये करें, प्रयास करें। सवाल मोरालिटी का है, या एक जज बैठे हैं, वो भी जज मोरालिटी की बात करते हैं। बार बार ये कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि स्पीकर क्वासी जुडिशियली जज की पोजीशन में है। क्या क्वासी जुडिशियल जज या कोई भी जज किसी पार्टी को मिलने जाता है जब मुकदमा चलता है? सवाल ये है, सवाल मोरालिटी का है और कुछ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे गलत कहिए या सही कहे हैं। बिल्कुल। इसके पहले कितनी बार कितने स्पीकर कितने मुख्यमंत्री के यहाँ गए, जरा लिस्ट निकाल के बताइए हमको। कितने स्पीकर कितने मुख्यमंत्री के आपने काम के लिए गए कि मेरे विधानसभा के काम नहीं हो रहे? बिल्कुल, ये बात सही है। सवाल नैतिकता का है, इतना भारी मैंडेट और है। उसी का अजीत जिक्र दादा बार-बार जैसे किया जा धाकड़ रहा है, लोग और उसी का हैं, देवेंद्र जिक्र करते हुए फडणवीस, उद्धव एकनाथ ठाकरे भी शिंदे थोड़ी जैसे देर लोग पहले हैं, यदि नजर इतनी आए। अच्छी सरकार चलते हुए भी। जी बिल्कुल। और इस बीच देखिए एक अहम खबर आ रही है, ठाकरे गुट के एमएलए को ईडी का समन हुआ है। रविंद्र वायकर को ईडी ने समन किया है। 17 जनवरी को ईडी ने वायकर को बुलाया। बीएमसी की जमीन पर अवैध कब्जे का है आरोप। रविंद्र वायकर को ईडी ने समन किया है, और ये उद्धव ठाकरे गुट के एमएलए हैं जिन्हें समन किया गया है। ये खास बात है। राजीव, क्या और डिटेल है इस खबर को लेकर? देखिए, रविंद्र वायकर के घर और दफ्तर पर कल कुल 7 जगहों पर ईडी ने रेड की। देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, चूंकि 500 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले का आरोप है जिस पर रविंद्र वायकर
5 स्टार होटल बनाया है और ये कंप्लेन बीजेपी के ही नेता के द्वारा किया गया था, किरीट सोमैया के द्वारा। उसके बाद में इसकी प्राइमरी इंक्वायरी करने के बाद पूरा मामला ईडी के पास पहुंचा और अब देर रात सर्च के बाद में 17 जनवरी का सम्मन दिया गया है। लेकिन ये पूरा प्रकरण जो है, इसके पहले भी कई नेताओं के घर पर रेड होती रही है और इसी वजह से सवाल सत्ता पक्ष पर लगते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आज का जो विषय है वो इस पूरे मामले में जो विरोधी है यानी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप अच्छे से जानता है कि हारी हुई लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ रहे, इसलिए कल उद्धव ठाकरे ने आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। पहले से पता नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाने वाली है। उन्होंने जो बातें कही थी वही आज संजय राउत भी कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं कही है। एक शब्द सिर्फ मैच फिक्सिंग उन्होंने नया शब्द दिया। यहाँ पर परसेप्शन और सिंपैथी की लड़ाई है, उन्हें वो बिल्कुल राजीव, बात तो यही है कि परसेप्शन और जीत, ये सारी चीजें कौन कितनी कैसी परसेप्शन बनाता है, इसी पर सवाल। अशोक जी देखिए, लगातार ईडी का सम्मन जाना और किस तरह के राजीव बता रहे थे कि सारी लड़ाई तो परसेप्शन की है कि किसने क्या देखिए 2024 तक जब तक लोकसभा के चुनाव होते हैं सारे विरोधी पार्टियों के यहाँ ईडी का लगातार प्रकोप चलेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार की लड़ाई यदि मोदी जी लड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं चलो एकदम विपक्ष के ऊपर भी करें तो भी बड़ी बात है। जब मोदी जी है तो विपक्ष गंदगी साफ होगा, जब विपक्ष आएगा तो बीजेपी की गंदगी साफ होगी। लेकिन होता उल्टा है। क्या 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच करने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ लेते हैं? 3 दिन पहले जिसको सबसे करप्ट पार्टी बोलते हैं उसके अपने साथ जोड़ देते हैं। क्या हसन मुशर्रफ क्या इनकम टैक्स ईडी की रेड होने के बाद वो मंत्री बनते हैं? क्या छगन भुजबल का 800 करोड़ का घोटाला अभी भी ईडी के रडार पे है, वो भी मंत्री बनते हैं? वक्त कम है, इसलिए जल्दी से सावंत साहब से जवाब ले लेते हैं। क्या ईडी का उपयोग क्योंकि खाका लगाने के लिए किया जा रहा है? क्या बन रहा है इन सारी बातों को लेकर, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। पब्लिक परसेप्शन जो होता है वो पब्लिक हमेशा अलग अलग जो इलेक्शन आते हैं उसमें बताती है। मैं रविंद्र वायकर की बात रखना चाहता हूँ। सुनिए जी, सुनिए अभी किशोर जी रुकिए। रविंद्र वायकर की बात आपको कहने की जरूरत नहीं, सारी जनता जानती है। 1 साल पहले से ये सब चल रहा है, आज का ये आज लिया हुआ ये निर्णय नहीं है। रविंद्र वायकर और रविंद्र वायकर किशोर जी जल्दी से बताइए, वक्त कम है। सावंत साहब कह रहे हैं कि आज का निर्णय थोड़ी है, मामला तो पहले से चल रहा है। बिल्कुल सही। देखो नहीं बिल्कुल रविंद्र वायकर, यदि रविंद्र वायकर भ्रष्ट है, नहीं मेरा कहना है रविंद्र वायकर भ्रष्ट है तो ईडी ने उसको जेल में डालना चाहिए। अरे वानखेड़े साहब, किशोर तिवारी को जवाब तो दे दीजिए। बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो फिर वो तिवारी जी जल्दी से जवाब दें। हाँ। नहीं देखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लड़ाई है वो बहुत सिलेक्टिव है। 70,000 करोड़ का एनसीपी का भ्रष्टाचार होता है, बाद में पार्टी पाला बदल के आ जाते हैं। मुझे बताइए अशोक वानखेड़े साहब, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या हुआ एकनाथ शिंदे के, जिसके पीछे ईडी लगी थी? अब मुझे बताइए, ये बीजेपी का भ्रष्टाचार निर्मूलन का कार्यक्रम यह अप्रजातांत्रिक है और दुरुपयोग है, ये मेरी बात है। दूसरी बात, राहुल नार्वेकर जी को स्पीकर इसलिए बनाया गया है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर में कपड़े बदलते वैसे पार्टियां पची है। साहब जल्दी से 10 सेकंड बचे हैं। मैच फिक्सिंग है जी। वानखेड़े साहब देखिए अब महाराष्ट्र के राजनीति में विचारधारा कोई मायना नहीं रखता। सत्ता का मक्खन खाने के लिए मेंढक जैसे इधर से उधर कूदते हैं, इसके लिए उस पर बात न करे जाए तो ज्यादा अच्छा है। भ्रष्ट कौन नहीं है? यदि रायकर भ्रष्ट है तो जेल में होना चाहिए, तो फिर अजित पवार बाहर क्यों है? छगन भुजबल बाहर क्यों है? ऐसे कई लोग हैं जो बाहर है। जब बीजेपी में ज्वाइन किए हुए कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मैं आराम से नींद लेता हूं रात को क्योंकि इनकम टैक्स सीबीआई का मुझे डर नहीं है क्योंकि मैं बीजेपी में हूं, ये पब्लिक हर्षवर्धन पाटिल ने पब्लिक रैली में कहा है। इसके बाद और क्या बचता क्या है अभी? ठीक है, किसने सही किया किसने गलत किया इसका फैसला तो चुनावों में जनता करेगी, लेकिन आज एक बड़ा फैसला आने वाला है 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर, उस पर नजर बनी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा को ज्वाइन करने के लिए। और एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा की राजनीति से जुड़ी। हरियाणा में आपको लग सकता है बड़ा झटका, आपके कैंपेन अध्यक्ष अशोक तंवर बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है अशोक तंवर के समर्थकों ने नया पोस्टर किया है जारी। पोस्टर में अशोक तंवर को अपना भारत मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखा गया है।
और महाराष्ट्र में कैबिनेट की बड़ी बैठक शुरू। बैठक में सीएम, डिप्टी सीएम मौजूद और 4 बजे के फैसले से पहले कैबिनेट की एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें डिप्टी सीएम और सीएम भी मौजूद हैं।